चलो हेडिंग लिखो आप। ओजोन के उपयोग, ओजोन के उपयोग। हो गया। पहला नंबर, पहला नंबर विरंजक के रूप में, पहला नंबर विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में मोम, उसी में लिखना मोम, कॉमा हाथी दांत, नहीं वैसे आगे लिख सकते हो। विरंजक के रूप में मोम, हाथी दांत, कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में, कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में। कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में। हो गया जी। दूसरा नंबर लिखो, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। हो गया। तीसरा नंबर परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक के रूप में। अगला नंबर ओजोनाइड बनाने में, ओजोनाइड, ओजोनाइड बनाने में। हो गया। अगला नंबर प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में। बस ओजोन समाप्त हो गया। अब आते हैं सल्फर, सल्फर। हो गया। अब देखो सल्फर का जो सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक था सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके निर्माण की विधि समाप्त कर दी है, परंतु अभी भी सल्फर के अपर रूप और सल्फर का ऑक्साइड सिलेबस में है, इसलिए ध्यान देना होगा, दोनों को पढ़ना होगा। लिखना शुरू करो सल्फर के बारे में। लिखो, हेडिंग लिखना है सल्फर, SULPHUR, SULPHUR। हो गया ना। लिखो, सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हो गया। लिखो, मुक्त अवस्था में यह अपने विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह अपने विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में यह अपने
विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। हो गया जी। आगे लिखो अब। हेडिंग लिखो अब, सल्फर के अपर रूप। सल्फर के अपर रूप। सल्फर के अपर रूप। सल्फर के अपर रूप लिखो इसमें। सल्फर विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। सल्फर विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। हो गया ना? जैसे जैसे पहला नंबर लिखो। पहला नंबर हेडिंग लिखना, रोम्बिक या अष्टफलकी। रोम्बिक या अष्टफलकी या अल्फा सल्फर, यही इसमें इंपॉर्टेंट भी है। रोम्बिक या अष्टफलकी या अल्फा सल्फर। हो गया ना? अब लिखेंगे इसमें, यह सल्फर का सबसे अस्थायी अपर रूप है। यह सल्फर का सबसे अस्थायी और यह सल्फर का सबसे अस्थायी और सर्वाधिक पाया जाने वाला अपर रूप है। सर्वाधिक पाया जाने वाला अपर रूप है। हो गया? यह हल्का पीला क्रिस्टली ठोस होता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। हो गया? जिसका गलनांक 114.5 डिग्री सेल्सियस है। जिसका गलनांक 114.5 डिग्री सेल्सियस है। हो गया? तथा विशिष्ट घनत्व गलनांक था 114.5, विशिष्ट घनत्व 2.06 ग्राम प्रति ml। 2.06 ग्राम प्रति ml होता है।
हो गया ना। आगे लिखना, यह जल में अविलेय होती है, यह जल में अविलेय होती है या होता है, जो भी लिख सकते हो। यह जल में अविलेय होता है। हो गया, हो गया ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सल्फर का यह अपर रूप, सल्फर का यह अपर रूप, सल्फर का यह अपर रूप, हो गया, अष्ट परमाणुक होता है। अष्ट परमाणु कोष्ठक में लिख देना S8, हमने पढ़ा था अभी। सल्फर का यह अपर रूप अष्ट परमाणु, कोष्ठक में लिखना S8 होता है। हो गया ना। आगे लिखो, इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। हो गया ना। संरचना बना लो, देखो कैसे बनती है। ये प्रकार से इसकी संरचना होती है, मुकुट के जैसी होती है। 8 सल्फर है इसमें, देख रहे होगे, सब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दिख रहा है, सबने दो दो बंध बनाया हुआ है। अष्टक नियम से हमें पता है सल्फर 2 बंध बनाता भी है, नोट कर सकते हो। में प्रत्येक बंध कोण होता है 204 डिग्री सेल्सियस, नहीं 107 डिग्री सेल्सियस, और बंध लंबाई होती है 204 पिकोमीटर। नीचे काली पेन से लिखना, सल्फर की यह अवस्था, सल्फर की यह अवस्था सल्फर की यह अवस्था 95.6 डिग्री सेल्सियस, 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाई जाती है, से नीचे पाई जाती है। पचानवे 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पाई जाती, हो गया ना। इससे उच्च ताप पर यह, इससे उच्च ताप पर यह, इससे उच्च ताप पर यह मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाती है। इससे उच्च ताप पर यह
मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाती है। इससे उच्च ताप पर यह मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाती है। हो गया ना? तो आप दूसरी हेडिंग लिखो अब, मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर। दूसरा अपर रूप है मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर। मोनोक्लिनिक या प्रिज्मेटिक मोनोक्लिनिक रहेगा यहाँ पे, या प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर। हो गया? चलो अब इसमें लिखो, सल्फर की यह अवस्था, सल्फर की यह अवस्था सल्फर की यह अवस्था 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर अस्थायी होती है। 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर अस्थायी होती है। हो गया ना? आगे लिखो, एक अभिक्रिया नीचे लिखना है। अभी देखो 95.6 से ऊपर क्यों है? क्योंकि उससे नीचे कौन सा सल्फर हमारे पास रहेगा? अष्टफलकी सल्फर रहेगा। अगर अष्टफलकी को देखो, अष्टफलकीय सल्फर को 95.6 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए तो यह किस में बदल जाएगा? मोनोक्लिनिक में बदल जाएगा। और इस मोनोक्लिनिक सल्फर को अगर इसी ताप पर पुनः ठंडा कर दिया जाए तो ये फिर से किस में बदल जाएगा? अष्टफलकी सल्फर में बदल जाएगा। समझ गए? लिख सकते हो। जैसे अभी कल हमने गलनांक क्वथनांक सीखा, समझ लो ये ठीक उसी प्रकार का ताप है। इसे हम संक्रमण ताप कहते हैं। आगे लिखना, यह पीले रंग का सुई जैसा क्रिस्टल बनाता है। यह पीले रंग का सुई जैसा क्रिस्टल बनाता है। पीले रंग का सुई जैसा क्रिस्टल बनाता है, जिसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है।
जिसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। तथा विशिष्ट घनत्व 1.96 ग्राम 1.96 ग्राम प्रति ml 1.96 ग्राम प्रति ml। हो गया। होता है। आगे लिखना, यह भी जल में अविलेय है। यह भी जल में अविलेय है। हो गया। आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, यह भी अष्टपरमाणुक। यह भी अष्टपरमाणु, कोष्ठक में लिखना S8 होता है। यह भी अष्टपरमाणु, कोष्ठक में लिखना S8 होता है तथा इसकी भी संरचना अल्फा सल्फर के जैसी होती है। अल्फा सल्फर के जैसी होती है। हो गया। आगे लिखो, परंतु सममिति भिन्न होती है। सममिति भिन्न होती है। हो गया। जैसे कहने का अर्थ है, इसमें देखोगे तो यहां से अगर हम एक लाइन सिमेट्री खींचें तो दोनों तरफ सेम दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। 8 तो इसमें भी जुड़े होंगे, जैसा इसका जुड़ा वैसे ही जुड़े होंगे, बस ये ऊपर वाला दूसरी तरफ चाहे इधर चाहे उधर रहेगा। मतलब दोनों तरफ सेम नहीं मिलेगा। इसमें देखो, बीच में अगर हमने एक लाइन खींच दिया तो इधर भी वैसा ही दिख रहा है, इधर भी वैसा दिख रहा है। इसको सिमेट्री कहते हैं, सममिति कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं मिलने वाला, इसकी सममिति इससे अलग हो जाएगा। बस अब लिखो नीचे, यही 2 इंपॉर्टेंट थे, 2 हमने विस्तार से पढ़ लिया, बाकी का नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। नीचे काली पेन से लिख लो, सल्फर के कुछ अन्य अपर रूप निम्न प्रकार हैं। सल्फर के कुछ अन्य अपर रूप निम्न प्रकार हैं। कुछ अन्य अपर रूप निम्न प्रकार हैं। पहला नंबर, प्लास्टिक सल्फर। एंजल सल्फर। हो गया। उसके बाद लिखो कोलाइडी सल्फर। हो गया। फिर सल्फर का दुग्ध। हो गया। बस अब लिखो हेडिंग, सल्फर की यौगिक।
मतलब सल्फर का अपर रूप है। जब इसको चूने के पानी के साथ उबालते हैं तो सल्फर का दूध मिलता है। चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो दूधिया रंग होता है ना उसका, तो दूध की तरह दिखता है। हो गया जी, आगे लिखो। हेडिंग क्या लिखे? सल्फर के यौगिक। अब देखो सल्फर के यौगिक में हमको यहाँ दो चीज पढ़ना है। एक सल्फर का ऑक्साइड अर्थात SO2, ठीक है। दूसरा सल्फर का ऑक्सी अम्ल अर्थात H2SO4। तो H2SO4 खत्म किया है लेकिन पूरा नहीं खत्म किया है। H2SO4 के केवल निर्माण की औद्योगिक विधि समाप्त किया है, उसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि अब भी सिलेबस में है, उसके भौतिक रासायनिक गुण और उपयोग अब भी सिलेबस में। समझ गए? ध्यान दिए रहना, नहीं ये औद्योगिक विधि पूछेगा तो तुम्हारा प्रयोगशाला विधि पूछ सकता है 1 या 2 नंबर में। 5 नंबर में तो नहीं आने वाला है, याद रखते रहना। 5 नंबर में तुम्हारे वही पीछे के 2 यौगिक हो गए, HNO3, NH3 और अभी आगे जो पढ़ेंगे Cl2। ये 3 यौगिक में से तुम्हारा हो जाएगा 5 नंबर में, चाहे जो भी आ सकता है। अब लिखो आगे। बाकी इसमें से सवाल अवश्य बनेगा H2SO4 से, क्योंकि H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है। सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग H2SO4 का ही होता है, याद रखते रहना। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला अम्ल इससे इंपॉर्टेंट तो बनता है, और एक प्रबल ऑक्सीकारक है अर्थात ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीकारक क्रियाएं पूछी जाएंगी। और इसकी ऑक्सीकारक क्रियाएं कुछ अलग नहीं होंगी, जैसा पीछे तुम 2 का पढ़ के आ रहे हो, HNO3 का भी तुमने पढ़ा, ओजोन का भी पढ़ा, ठीक है। दोनों में बदलाव नहीं हुआ था, चाहे HNO3 में चाहे ओजोन में, जो मुख्य परिवर्तन था उनका वही था, ठीक है ना। जैसे उसमें देखो सल्फर को भी उसने H2SO4 में बदला था, HNO3 ने भी। बस अंतर क्या था? सल्फर को H2SO4 में बदलने का तरीका उसका क्या था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीकारक क्रिया में ही उसके जल मिल गया था, जो जल सल्फर से क्रिया करके H2SO4 बना दे रहा था। फास्फोरस पहले P2O5 में बदलता था, फिर अपना अम्ल बना लेता था। लेकिन कल की अभिक्रिया जो ओजोन के साथ थी, हमने कहा अधातुओं को जल के साथ या धातुओं का जलीय विलयन को किस में बदल देता है? उनके अम्ल में बदल देता है। कहने का मतलब जब ओजोन ऑक्सीकारक का काम करता है तो उसके पास खुद का जल नहीं होता है, समझ गए। इसलिए अगर वो फास्फोरस को उसके अम्ल में बदलना चाहता तो हमें जल बाहर से लाना पड़ेगा। इसलिए हमने कल की अभिक्रिया में कहा कि फास्फोरस के जलीय विलयन को, चाहे आयोडीन के जलीय विलयन को, चाहे सल्फर के जलीय विलयन को कहा था ना हमने, ध्यान दिए रहना। तो जल वहां बाहर से लिया गया था, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। फास्फोरस वहां भी H3PO4 में बदला था, यहां भी H3PO4 में बदला। आयोडीन वहां भी HiO3 में बदला था, आयोडीन यहां भी HiO3 में बदला है, समझ गए। तो बदलाव नहीं होगा। ऑक्सीकारक क्रिया तो वैसी ही क्रिया होगी, पर बाहर से कुछ चीजें ली जा सकती हैं, क्योंकि इसके पास जल नहीं था इसलिए बाहर से जल लेना पड़ा। वहां HNO3 में उसी के पास जल मिल जाता है, इसलिए हमको बाहर से जल नहीं लेना पड़ता, काम वही हो जाता है हमारा। तो ध्यान दिए रहो, बदलाव नहीं होने वाला। कॉमन तरीके से रिएक्शन याद करोगे तो फर्स्ट पेपर की रिएक्शन काफी आसानी से याद होगी। कुछ ही अलग है जो उनका प्रमुख गुण है, जैसे अमोनिया का प्रमुख गुण जो क्लोरीन वाली क्रिया थी, HNO3 के प्रमुख गुण में तुम्हारा अम्लराज हो गया, देख सकते हो। तो कुछ जो उनका प्रमुख गुण है वो वाला क्रिया दिखाएगा, लेकिन ये ऑक्सीकारक क्रिया हो गई, अपचायक क्रिया हो गई, ये सब में कॉमन रहेगी। तो एक जगह पे अगर अच्छे तरीके से तुमने याद कर लिया तो बाकी जगह पे केवल ऊपर वाली लाइन याद करने की जरूरत पड़ती है, जहां पे नवजात ऑक्सीजन निकल रहा होता है, बाकी याद नहीं करना होगा तुम्हें। बाकी तो आराम से जोड़ के लिख सकते हो ना। तो याद रखे रहना, कैसे तुमको तैयार करना वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आगे लिखते हैं हम लोग, हेडिंग क्या लिखे? सल्फर के यौगिक। इसमें पहला नंबर लिखो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2। हो गया। अब बनता कैसे है देखो। अब तनिक एक चीज ध्यान दो, यहां पर हम लोग जब पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, बात नहीं मानोगे, क्या प्रकाश चाहते हो?
प्रकाश चाहिए तो बताओ, यहीं रखा हुआ है, बांटना शुरू करें। देखो अभी जब हम पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो वहां हमने कहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, पढ़ा हमने। तो हमने एक क्रिया देखा सोडियम का H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 बन गया और कौन बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया। दूसरी क्रिया हमने देखा Ag प्लस H2SO4 के साथ, इसमें AgSO4 बन गया, नहीं Ag2SO4 बन गया और प्लस H2 बन गया, तीसरी क्रिया हमने देखा Zn प्लस H2SO4, तीर के बाद ZnSO4 और प्लस H2, ये नहीं बना था। ऊपर की दो क्रियाएं हुई थी, तीसरी क्रिया नहीं हुई थी। सही है, कौन सी होगी, क्यों बीच वाली नहीं होगी? क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है, बीच वाली क्रिया नहीं होगी। ध्यान देना, ये जिंक और सोडियम ऊपर है तो ये दोनों क्रिया होगी, परंतु ये वाली क्रिया नहीं होगी, ऐसा हमने वहां पढ़ा था। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्रिया नहीं होगी वहां हमने कह दिया, तो क्या क्रिया ही नहीं होती है? इसकी क्रिया होती है, बस बदलाव हो जाता है। मतलब यहां इनको हमने मिलाया नहीं कि बना नहीं, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमको। इनको क्या करना पड़ता है, Ag प्लस H2SO4 लेके इसको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के बाद जो विलयन का सल्फेट आयन होता है ये बदलने लगता है SO2 में और बुलबुले के रूप में गैस बना के बाहर निकलने लगता है। समझ गए? तो निष्कर्ष क्या निकला, बनाने को तो ये अपना Ag2SO4 बनाएगा, लेकिन अब H2 नहीं निकलेगा बाहर, याद रखे रहना। क्योंकि जो SO4 SO2 बनाएगा वो अपना ऑक्सीजन बाहर अवश्य छोड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर SO4 किस में बदल रहा है, SO2 में, तो ऑक्सीजन निकालेगा तभी तो बदलेगा। तो जो ऑक्सीजन निकालता है वो किसके साथ क्रिया करता है, H2 के साथ क्रिया करता है, ये बनाता है H2O, और इस बार बाहर क्या निकलता है, SO2। और हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हेडिंग क्या है हमारी, SO2 ही तो है। इसका मतलब ये SO2 बनाने का नियम हो गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कम क्रियाशील धातुओं की क्रिया H2SO4 से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। हो गया ना? तो लिख सकते हो। कॉमन तरीके से पढ़े तो हमारा दो चीज का रिवीजन हो गया वहां पे, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली है वो H2 निकालेंगी, जो नीचे वाली है वो नहीं निकालेंगे। समझ गए? नोट कर सकते हो, कहां तक लिखे, नोट नहीं करना भाई, कहां तक लिखे हो, हेडिंग लिखे हो ना, इसमें लिखो कम क्रियाशील धातुओं जैसे कम क्रियाशील धातुओं जैसे Cu मतलब कॉपर, अथवा Ag हो गया, की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर, SO2 गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। हो गया जी? तो ये वाला रिएक्शन लिख लो, बाकी का काम कल करते हैं अब।